अब गाइस ये कहानी है बाकी हारमा नाम के एक लड़के की, जिसे इस दुनिया का सबसे पावरफुल चैंपियन कहा जाता है। लेकिन इसे जानने के बाद दुनिया के 5 सबसे खतरनाक प्रिजनियर बाकी के साथ फाइट करने का डिसीजन लेते हैं। और इस एनिमे के अंदर कई सारे ऐसे खतरनाक मोमेंट्स हैं जिन्हें देखकर आपकी रूह कांप सकती है। लेकिन इतने सारे पावरफुल बैटल्स करने के बावजूद क्या बाकी इन सारे लोगों को खत्म कर पाएगा? एनिमे की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ बच्चे मिलकर एक बच्चे को परेशान करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन उस बच्चे के शक्ल को देखने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि ये कोई आम बच्चा नहीं है और इससे उन्हें दूर ही रहना चाहिए। जिसके बाद वो बच्चे बिना कुछ कहे ही यहाँ से चले जाते हैं। अब उनके कॉलेज में मित्सुनाई टाकुगावा नाम का एक आदमी पहुँच जाता है, जो कि अंडरग्राउंड फाइटिंग अरेना के 11th जनरेशन का हेड है। इस आदमी को मार्शल आर्ट के बारे में बहुत ही डीप नॉलेज है और ये आदमी इतना पॉपुलर होता है कि स्कूल के टीचर भी इन्हें देखकर कांपने लगते हैं। अब बाकी उनसे बात करने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन मित्सुनारी उन्हें जो बात बताता है इसे सुनकर बाकी के होश उड़ जाते हैं। स्कॉटलैंड के एक प्रिजनियर को खत्म करने के लिए शॉक ट्रीटमेंट का बंदोबस्त किया जाता है। अब उस प्रिजनियर को 5 मिनट तक 440 वोल्ट के झटके देने के बाद उस मशीन को बंद कर दिया जाता है। लेकिन जब एक ऑफिसर उसे चेक करने के लिए जाता है तो क्रिमिनल झट से खड़ा हो जाता है और वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड्स को एक झटके में खत्म कर देते हैं। अब वो ऑफिसर उस क्रिमिनल को रोकने के लिए उसके ऊपर शूट कर देते हैं, लेकिन वो क्रिमिनल इतना तेजी से उसे पंच मार देते हैं कि वो कुछ कर ही नहीं पाते हैं। और वो क्रिमिनल बताते हैं कि अगर तुमने इस मशीन को 10 सेकंड और चलाया होता तो शायद मेरा खेल यहीं पर खत्म हो गया होता। जिसके बाद वो आदमी मिलिट्री प्लेन्स के पास जाके एक प्लेन को हाईजैक ही कर लेता है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अमेरिका के डोरियन नाम के एक प्रिजनियर को बहुत ही टाइट सिक्योरिटी में रखा गया है और आज फाइनली उसे फांसी की सजा सुना दी गई है। जिसके बाद उस आदमी को फांसी पे चढ़ा दिया जाता है और एक रूल होता है जिसके मुताबिक 10 मिनट से पहले किसी भी प्रिजनियर को नीचे नहीं उतारा जा सकता है और 10 मिनट के बीत जाने के बाद यहाँ पर एक डॉक्टर को बुलाया जाता है। अब डॉक्टर उसे चेक करने के लिए तो जाते हैं, लेकिन इसी के बीच डोरियन यहाँ पर जिंदा हो जाता है और सारे लोगों को कुत्तों की तरह मारने के बाद समुद्र के रास्ते से वो यहाँ से चला जाता है। अब थोड़े टाइम बाद कुछ लोग इस जगह को चेक करने के लिए आते हैं और देखते हैं कि दीवार पे लिखा गया है, मैं टोक्यो आ रहा हूँ हार का मजा चखने। और सारे गार्ड्स को यहाँ पर खत्म कर दिया गया है। दूसरी तरफ रशिया के एक पुलिस ऑफिसर दूसरे पुलिस ऑफिसर को बुरी तरह से डांट रहे होते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि एक प्रिजनियर 100 मीटर के वॉल को अपने हाथों से चढ़कर पार करके गया है, जो कि इम्पॉसिबल होता है। अब वो लोग गार्लिन नाम के रशिया के सबसे पावरफुल बॉक्सर के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो लोग देखते हैं कि उसके दीवार पे लिखा गया है कि मैं टोक्यो आ रहा हूँ हार का मजा चखने। और उस बॉक्सर को सिकोर्स्की ने ऑलरेडी खत्म कर रखा है। सारे पुलिस ऑफिसर फैंस को लेकर सिकोर्स्की को ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन सिकोर्स्की ऑलरेडी इस देश को छोड़कर जा चुका है। लेकिन ये तो बस शुरुआत ही हुआ है, अभी भी 2 क्रिमिनल्स बाकी है। जापान के एक प्रिजनर को बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर रखा गया है, क्योंकि लोगों का मानना है कि इसके पास एक ऐसा जहर है जिसे एक बार सूंघ लेने से इंसान की मौत तक हो सकती है। लेकिन किसी को भी इसके पास से वो गैस कभी भी नहीं मिला है। अब रियोको यानागी बुलेट प्रूफ ग्लास के पास आके कहते हैं कि मुझे एक इम्पोर्टेंट काम आ चुका है, इसलिए मुझे इस जगह को छोड़कर जाना पड़ेगा। जिसके बाद वो ग्लास के ऊपर एक स्पेशल टेक्निक को यूज करते हैं, जिस वजह से ये ग्लास यहाँ पर टूट जाता है और वो उन दोनों गार्ड्स के ऊपर एक स्पेशल टेक्निक का यूज करते हैं, जिस वजह से वो दोनों यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। अब एक पुलिस ऑफिसर समुद्र के 8000 फीट नीचे एक क्रिमिनल का कार्रवाई करने के लिए आते हैं, लेकिन वो यहाँ पर बहुत ही डरे हुए होते हैं, क्योंकि इसके पहले जो ऑफिसर यहाँ पर आया था उसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। अब वो आदमी प्रिजन के सामने आने के बाद देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है, लेकिन तभी ऊपर से एक हाथ आके उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें यहाँ पर खत्म कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्पेक इस सबमरीन से तैरते हुए निकल जाता है। लेकिन ऑफिसर्स यहाँ पर ज्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, क्योंकि पानी के इतने गहराई तक कोई भी आदमी 30 सेकंड में खत्म हो सकता है। लेकिन स्पेक कोई आम आदमी नहीं है और हम देखते हैं कि स्पेक को इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ा है और वो पूरी तरीके से सेफ है। अब उन 5 क्रिमिनल्स ने लिखा है कि वो लोग टोक्यो आके हार के मजा को चखना चाहते हैं, जिसका मतलब है कि वो सारे लोग टोक्यो में आकर बाकी को चैलेंज करना चाहते हैं। अब वह पार्क के बीच में रॉबिन्सन नाम के एक बॉक्सर को दिखाया जाता है और उसके सामने डॉयल पहुंच चुका है और वो एक पेपर का यूज करके उस बॉक्सर के गाल से खून निकाल देता है। अब वो बॉक्सर डॉयल के गले को पकड़ लेता है, लेकिन कई सारे ब्लेड्स होने की वजह से उसके हाथ से खून निकलने लगता है और तभी डॉयल एक अटैक करके उस बॉक्सर का खेल यहीं पर खत्म कर देता है। अब हमें टोक्यो के पुलिस स्टेशन के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर सब लोग बहुत ही टेंशन में होते हैं, क्योंकि जो क्रिमिनल्स टोक्यो में आए हैं वो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि क्रिमिनल को उनके शहर में देखा गया है और एक विटनेस के सहारे उन्हें पता चला है कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि स्पेक है, जिसने अपने हाथों का यूज करके इस कार को तबाह कर दिया है। अब दूसरी तरफ हमें ओरोचिमारू को दिखाया जाता है, जो कि नाइफ चलाने में बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं और उनके टीम के सारे लोग मिलकर बाकी के स्कूल के स्टूडेंट्स को परेशान कर रहे होते हैं और कहते हैं कि उन लोगों को बाकी के साथ मुलाकात करना है। अब वो मोटा लड़का बाकी के पास जाके उसे उसके साथ जाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, जिसके बाद बाकी अपने एक अटैक के साथ ही अपने प्लास्टर को ही तोड़ देता है
है और इसके बाद वो बैटल के लिए रेडी हो जाता है। अब यहाँ पर पहुँचने के बाद ओरोचिमारू बाकी के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो यहाँ पर कुछ चीजों को डिटेक्ट कर लेते हैं, जिस वजह से डर के मारे वो कुछ कर ही नहीं पाते हैं। अब वो दोनों मिलकर बाकी के ऊपर हमला करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन बाकी इतना ज्यादा पावरफुल और स्पीड वाला होता है कि कोई भी उन्हें टच तक नहीं कर पाता है। अब वो मोटा लड़का बाकी के ऊपर बंदूक से एम कर देता है और कहता है कि अगर तुम अपने जगह से हिलते हो तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस लड़के के पीछे स्पेक यहाँ पर पहुंच चुका है। अब स्पेक उस लड़के से उसके गन को मांग लेते हैं और अपने गाल पर एम करने के बाद अपने आप पे ही फायर करने लगते हैं, लेकिन इस चीज से स्पेक को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब स्पेक कहते हैं कि हम दोनों ही मार्शल आर्ट के बहुत बड़े प्लेयर हैं, इस वजह से हमें एक दूसरे के साथ हैंडशेक तो कर ही लेना चाहिए। लेकिन बाकी जब उससे हैंडशेक करते हैं तो उसका हाथ ही वहाँ पर निकल कर आता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि यह हाथ असल में बाकी के ही जानने वाले एक पुलिस ऑफिसर का है। अब मौका मिलने की वजह से स्पेक यहाँ पर बाकी को बुरी तरीके से मारने लगते हैं और बाकी के पेट पर तेजी से लात मारकर उसे यहाँ पर घायल कर देते हैं। अब इतने में यहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाते हैं, लेकिन स्पेक को इन सभी से कोई भी चिंता नहीं होता है और कहते हैं कि मैं सिर्फ यहाँ पर तुमसे मुलाकात करने के लिए आया था, हमारा असली बैटल जल्दी स्टार्ट होने वाला है। जिसके बाद वो फिर से बाकी के साथ हैंडशेक करने लगते हैं, लेकिन इस बार भी वो उसके ऊपर तेजी से लात मार देते हैं और स्पेक को टोक्यो के जेल में तो रखा गया है, लेकिन उसे यहाँ पर बहुत ही भूख लगने लगता है। दूसरी तरफ सिक्योरिटी डिवीजन के लीडर बता रहे होते हैं कि हमें इन प्रिजनर्स को किसी भी हालत में कम नहीं मारना है, क्योंकि इससे पहले भी इन लोगों ने बहुत ही ब्रूटल काम करके रखा है। लेकिन इतने में हमें पता चलता है कि स्पेक इस जेल को तोड़कर भाग चुका है और वो ऑफिसर टॉयलेट करने के लिए चला जाता है, लेकिन उसके पास में कोई आदमी भर भर के टॉयलेट कर रहा होता है और ये और कोई नहीं बल्कि स्पेक होता है। और उसके पास कुछ मोमोज भी होते हैं और कहते हैं कि इन्हें पाने के लिए उसे एक दुकानदार को खत्म करना पड़ा है और वो उन मोमोज को फोर्स करके उस पुलिस ऑफिसर को खिलाने लगते हैं। अब इसके बाद स्पेक अपने जेल में वापस से चला जाता है और कहता है कि कुछ टाइम के लिए वो इसी जेल में रहने वाला है। अब हमें यहाँ पर शियुकावा को दिखाया जाता है, जिसने शियुकावा जुत्सु टेक्निक को इन्वेंट किया है और ये अपने टेक्निक का यूज करके किसी भी ओपोनेंट को पछाड़ सकते हैं। और उनके सामने रियोको यानागी मौजूद होते हैं, जिसने एक ही हिट के साथ उस बुलेट प्रूफ ग्लास को तोड़ दिया था और कहते हैं कि अगर मुझे पता होता कि तुम्हारा हालत फ्यूचर में ऐसा होने वाला है तो शायद मैं तुम्हें उस दिन ही खत्म कर दिया होता। अब वो एक गर्म पानी से भरे केटल को शियुकावा के ऊपर फेंक देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम में हिम्मत है तो इस बार मुझे फेस करके दिखाओ। अब हमें शिनशिनकाई कराटे सेंटर के अंदर कायोरेत्सु को दिखाया जाता है, जिसे चाइनीज मार्शल आर्ट के बेस्ट प्लेयर माना जाता है और मैक्सिमम टूर्नामेंट के दौरान इसने बाकी को लगभग हरा ही दिया था। और उनके ओपोनेंट में होते हैं कासुमी ओरोची, जिसने शिनशिनकाई टेक्निक का इन्वेंट किया है। अब उन दोनों के बीच में बैटल यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। ये एक फ्रेंडली मैच तो होता है, लेकिन वो लोग अपने टेक्निक्स को यूज करने में एक पैर भी पीछे नहीं हटते हैं। अब इस बैटल के बाद दोनों के सही से ही खून निकलने लगते हैं और हमें पता चलता है कि कासुमी ओरोची इस बैटल को हार चुके हैं। और वो बताते हैं कि चाइना उस टाइम से बैटल का तैयारी कर रहे हैं जिस टाइम से टोक्यो शायद पानी के अंदर हुआ करता था और इसीलिए उन्होंने बाहर के प्लेयर्स को यहाँ पर लाया है ताकि वो लोग उनसे कुछ टेक्निक सीख सके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डोरियन यहाँ पर पहुंच जाता है और कहता है कि उसे डोपो उराची के साथ मुलाकात करना है, लेकिन कासुमी बताते हैं कि इस रूम के अंदर शूज को पहनकर घुसना मना है। जिसके बाद डोरियन उससे माफी मांग लेते हैं और उसकी आंखों के ऊपर अटैक कर देता है और तभी वो फिर से कासुमी के पेट के ऊपर लात मार देता है। अब कासुमी को यहाँ पर कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद वो डोरियन के ऊपर दो अपने स्पेशल मूव्स को करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन तभी डोरियन फ्लोर को निकाल कर कासुमी के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से कासुमी के शरीर से बहुत ज्यादा ब्लड निकलने लगता है। अब इसके बाद डोरियन इस जगह को छोड़कर जाने लगता है, लेकिन कायोरेत्सु उसके सामने पहुंच जाता है, उसे बैटल के लिए चैलेंज कर देता है। अब इसे सुनने के बाद डोरियन यहाँ पर बुरी तरीके से रोने लगता है, लेकिन अचानक से एक पिन को निकाल कर उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब कायोरेत्सु अपने स्पीड के टेक्निक को यूज करके किसी तरीके से बच जाता है और डोरियन के ऊपर बहुत तेजी से हमला कर देता है। अब इसके बाद डोरियन कहते हैं कि तुमसे फाइट करके मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, जिसके बाद वो चारों तरफ अपनी ड्रिंक को फैलाने लगते हैं और एक लाइटर को निकाल के तेजी से इस जगह पर आग लगा देते हैं। अब हमें एक रेस्टोरेंट के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर कांजी इगारी मौजूद होते हैं। इस बंदे ने भी मैक्सिमम टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था, लेकिन बाकी ने इसे बुरी तरीके से हरा दिया था और टांजी बताते हैं कि अगर उसे बैटल करने के लिए अच्छे पैसे दिए जाते हैं तो वो किसी भी बैटल को करने के लिए राजी है। लेकिन तभी यहाँ पर सिकोर्स्के पहुंच जाता है और टांजी के सर के ऊपर कुछ प्लेट्स को रख देता है। टांजी उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन वो देखता है कि इतने में उसके हाथ के ऊपर रॉड को घुसा दिया गया है। अब आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, लेकिन सिकोर्स्के के हाथ को बुलेट से भी फास्ट माना जाता है और उन्हीं का यूज करके वो टांजी के मुंह के शकल को ही बिगाड़ देता है। अब टांजी को हॉस्पिटल के लिए भेजा जाता है, लेकिन वहाँ के एक ऑफिसर सिकोर्स्के के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन सिकोर्स्के उस ऑफिसर को ही घायल कर देता है और उस ऑफिसर को बहुत तेजी से लात मारने के बाद उनके शकल का हालत भी वही कर देता है जैसा उसने तांजी के साथ किया था। तभी हमें पता चलता है कि स्पेक अपने प्रिजन को तोड़कर भाग चुका है और मित्सुनारी सिकोर्स्के को लेकर किसी जगह पर ले जाने लगते हैं। अब हमें इस दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी को दिखाया जाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि बाकी के पिता
पिताजी योजिरो हानमा होते हैं और हमें पता चलता है कि इन सारे लोगों को योजिरो हानमा ने ही यहाँ पर इनवाइट किया है। अब हमें बाकी के स्कूल के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर एक फिजिकल टेस्ट हो रहा होता है, लेकिन पुल अप करने के दौरान बाकी यहाँ के पोल को ही तोड़ देता है और बॉल को थ्रो करते वक्त बाकी गलती से उसे बाउंस कर देता है, जिस वजह से वो बॉल ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता है। अब बाकी अपने 2 टेस्ट में ऑलरेडी फेल हो चुका है, जिस वजह से रनिंग करने के दौरान वो इतना ज्यादा फोर्स लगा देता है कि वहाँ का जमीन ही टूट जाता है और बाकी इस मैच में भी फेल हो जाता है। और फाइनली लॉन्ग जंप के दौरान बाकी इस पूरे फील्ड को ही स्किप कर देता है, जिसके बाद उसके मास्टर बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हें इस पूरे टेस्ट से फेल होने में कोई भी बचा नहीं सकता है। अब हमारा फाइनल मैच है 1500 मीटर, जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है 3 मिनट 26 सेकेंड और बाकी अपने मास्टर से कहता है कि अगर वो इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ देता है तो क्या उसका मास्टर उसे बाकी सब्जेक्ट में भी पास करवा सकता है। लेकिन उनके मास्टर कहते हैं कि अगर वो इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ देता है तो उसे इस पूरे साल के लिए पास करवा दिया जाएगा। अब बाकी अपने सारे कपड़ों को उतार कर अपने रेस के लिए तैयार हो जाता है और बाकी के स्पीड को देखकर उनके टीचर बहुत ही शॉक हो जाते हैं, क्योंकि बाकी ने ऑलरेडी 100 मीटर के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और वो 1000 मीटर के वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी बहुत ही आसानी से तोड़ देता है। लेकिन शायद आप लोगों को पता नहीं होगा कि बाकी ने अपना ट्रेनिंग अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए किया था, ना कि अपने आप को फास्ट बनाने के लिए, जिस वजह से बाकी के मसल यहाँ पर क्रैम्प कर जाते हैं, जिस वजह से बाकी यहाँ पर चलने के भी काबिल नहीं हो पाता है, जिस वजह से बाकी इस पूरे फिटनेस क्लास में ही फेल हो जाता है। अब अगले सीन में मित्सुनारी सिकोर्स्की को लेकर अंडरग्राउंड फाइटिंग एरिना में पहुंच जाते हैं और वो नोटिस करते हैं कि जितने भी प्रिजनर्स एक साथ भाग चुके हैं वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं। अब मित्सुनारी यहाँ पर एक चैंपियनशिप को स्टार्ट करने का प्रॉमिस करते हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि वो सभी लोग यहाँ पर एक साथ आ चुके हैं तो वो लोग आपस में ही बैटल कर सकते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बाकी यहाँ पर पहुंच जाता है और दूसरी तरफ डोपो ओरोची भी अपने पूरे टीम के साथ यहाँ पर हाजिर हो जाते हैं। अब यहाँ पर काओरो हानायामा भी मौजूद होते हैं, जिसे जापान का स्ट्रॉन्गेस्ट बॉलर कहा जाता है और वो 15 साल की उम्र में ही हानायामा ग्रुप का लीडर बन गया था। दूसरी तरफ यहाँ पर डोपो ओरोची भी मौजूद होते हैं, जिसने शिनशिन का स्कूल को स्टार्ट किया था और इस टाइम पर वो वेकेशन पर चल रहे हैं। अब मित्सुनारी बताते हैं कि उन्होंने पिछले साल वर्ल्ड चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज किया था और दुनिया के 35 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर के आने के बावजूद बाकी ने इस मैच को जीत लिया था। लेकिन ये बैटल उन सभी से बहुत ही अलग होने वाला है। ये बैटल होगा बाकी के चारों पार्टनर्स और 5 क्रिमिनल्स के बीच में। इस गेम का रूल यही है कि इस गेम में कोई भी रूल नहीं है, किसी भी जगह पर किसी भी टाइम पर कोई भी किसी के भी ऊपर अटैक कर सकता है, जिससे उन सारे लोगों के असली ताकत के बारे में पता चल पाएगा। अब दूसरी तरफ जापान के पुलिस यहाँ पर बहुत ही इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि स्पेक फिर से अपने जेल में वापस आ चुका है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनका कोई भी रेपुटेशन नहीं बच पाएगा। अब सिकोर्स्की यहाँ पर बहुत ही खुश होता है, क्योंकि फाइनली उसे बैटल करने के लिए वर्दी ओपोनेंट्स मिल चुके हैं। तभी सिकोर्स्की के सामने टांजी पहुंच जाता है और ये वही आदमी होता है जिसका सिकोर्स्की ने शकल को बिगाड़ दिया था और तांजी के 2 पार्टनर्स मिलकर सिकोर्स्की को पकड़ लेते हैं और सिकोर्स्की यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता है। अब तांजी सिकोर्स्की को अपने बेस में लेकर जाता है और उसके ऊपर कई सारे बुलेट से फायर कर देता है, लेकिन हमें पता चलता है कि सिकोर्स्की हमेशा एक बुलेट प्रूफ जैकेट को पहन कर रखता है, जिस वजह से इन बुलेट्स का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। अब वो तांजी के पार्टनर्स को इतने तेजी से मारने लगते हैं कि उनके पार्टनर्स को डॉज करने का भी मौका नहीं मिल पाता है। अब तांजी सिकोर्स्की के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और वो अपने सारे गलतियों के लिए माफी मांगने लगता है, लेकिन सिकोर्स्की उसे तेजी से पंच मार देता है और यहाँ पर जितने भी छोटे छोटे डंबल्स होते हैं उन सभी को कांजी के ऊपर मारने लगता है, जिसके बाद वो यहाँ पर एक और बड़े से डंबल को उठा लेता है और उसी डंबल से कांजी के ऊपर अटैक करने लगता है। अब इन सब के बाद सिकोर्स्की उसके ऊपर टॉयलेट करने लगता है और यहाँ पर से जाने से पहले उसके गले के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से तांजी का खेल यहीं पर खत्म हो जाता है। अब हमें डोरियन और डोपो ओरोची को एक साथ जाते हुए दिखाया जाता है। अब उनके सामने कायोरेत्सु भी पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही डोपो ओरोची डोरियन के ऊपर हमला कर देता है। अब डोरियन यहाँ पर फिर से अपने फायर टेक्निक का यूज करने लगता है, लेकिन डोपो ओरोची यहाँ पर किंग्स ऑफ ब्लॉक टेक्निक का यूज करते हैं, जिस वजह से एक भी फ्लेम उन्हें टच तक नहीं कर पाते हैं। अब डोरियन यहाँ पर एक स्ट्रिंग को निकाल लेता है और इसके साथ अटैक करने के साथ ही डोपो ओरोची का हाथ यहाँ पर काट के निकल आ जाता है और ये वायर उसने तब लगाया था जब डोपो ओरोची ने पहली बार उसके ऊपर अटैक किया था। अब डोरियन समझता है कि एक ऐसा वायर है जो कि स्पाइडर के स्ट्रिंग से भी ज्यादा पतला है, लेकिन ये 100 किलो के वेट को भी आसानी से उठा सकता है। इस स्ट्रिंग को ज्यादातर मैजिशियंस ही यूज करते हैं, लेकिन मार्शल आर्ट में भी इसे बखूबी यूज किया जा सकता है। अब डोपो ओरोची बताते हैं कि उन्होंने अपने फिश को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कई सालों तक मेहनत किया है और इस मेहनत के दौरान कई बार उनके उंगलियां टूट चुके हैं और इन सारी चीजों के दौरान उन्होंने कई बार सोचा है कि अगर उनके हाथ पे उंगलियां ही नहीं होती तो वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाते। और इस अटैक को करने के बाद वो दोनों ही यहाँ पर से गायब हो जाते हैं। अब अगले दिन बाकी और काजुए मात्सुमोटो डेट करने के लिए निकल पड़ते हैं। काजुए असल में उसकी क्लासमेट और लैंडलॉर्ड की बेटी है और उसे बाकी की सारी सच्चाई पता है, लेकिन तभी कुछ ग्रुप्स के बच्चे आके उन्हें पकड़ लेते हैं और उनसे पैसे मांगने लगते हैं। अब बाकी एक बच्चे को पीछे से पकड़ कर अपने सामने
लेकर आते हैं और उसके आंखों को देखने के बाद उन सभी को पता चल जाता है कि ये कोई आम आदमी नहीं है। जिसके बाद वो सब लोग बाकी को यहाँ पर से जाने के लिए देते हैं। जिसके बाद ही वो दोनों अपने डेट को बहुत ही अच्छे तरीके से स्पेंड करने लगते हैं। अब रात के वक्त वो दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़ कर चल रहे होते हैं और ये एक बहुत ही रोमांटिक सीन होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि स्पेक इस जगह पर पहुंच चुका है। अब हमें बाकी के पास के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर बाकी अपने फाइनल मैच को लड़ने के लिए जा रहा होता है। लेकिन तभी काजुए उसे रोक देती है और कहती है कि इस बैटल से हमें कोई भी फायदा नहीं होने वाला है और कहती है कि इस चीज से शायद तुम्हारे ओपोनेंट को भी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम जिन्हें एक्चुअल में हर्ट कर रही हो वो उनके फैमिली मेंबर्स है। लेकिन तभी बाकी काजुए को हक कर लेता है और कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इस बैटल को जीतने वाला हूँ। अब हमें प्रेजेंट के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर बाकी फिर से काजुए को हक कर रहा होता है, लेकिन स्पेक उसके ऊपर अटैक करने के लिए यहाँ पर पहुंच जाता है। अब बाकी स्पेक को बहुत ही गुस्से की नजर से देख रहा होता है, लेकिन तभी हानायामा के स्पेक को इस जगह से हटा देता है। अब इस चीज की वजह से स्पेक बहुत ही गुस्सा हो जाता है और हानायामा के मुंह पे लात मार देता है। लेकिन हानायामा को इस चीज से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है और वो धीरे धीरे अपने कपड़ों को यहाँ पर उतारने लगता है। तभी हम देखते हैं कि हानायामा के पीछे एक स्पेशल टैटू को बनाया गया है और ये टैटू उनके एंसेस्टर के प्राइड को बचाने के लिए बनाया गया है। लेकिन हानायामा को इसका स्टाइल बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। जिसके बाद हमें यहाँ पर एक रूम को दिखाया जाता है जहाँ पर तामाजावा क्लैन के मेंबर्स को बुरी तरीके से मारा गया है और इनमें से ज्यादातर लोग तो उठने के भी काबिल नहीं होते हैं। तभी हमें पता चलता है कि ये सारा काम हानायामा का है और इस बैटल के दौरान उसके पीठ पे काफी सारे निशान भी लग चुके हैं। जिसके बाद हानायामा बताते हैं कि अब ये टैटू उनके लिए मीनिंगफुल लग रहा है। अब उन दोनों के बीच में फाइट यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हानायामा स्पेक के ऊपर एक भी अटैक नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि वो तो स्पेक के हाथों से मार खा रहे होते हैं। अब हानायामा यहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा होता है, जिस वजह से स्पेक एक बेंच को उठाकर उसे हानायामा के ऊपर मार देते हैं। लेकिन हानायामा यहाँ पर अभी भी कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा होता है और देख के ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर किसी टेक्निक को ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमें स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास एक गार्ड को दिखाया जाता है और वो गार्ड नोटिस करता है कि यहाँ के दीवार के ऊपर किसी इंसान ने कई सारे पंचेस मार कर रखे हैं और इन पंचेस की वजह से ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी यहाँ पर टूटने वाला होता है। अब वो लोग कई सारे प्लेन्स और लोगों की सहायता की वजह से इस स्टैचू को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। अब उनके मेयर आके इन सारे लोगों को यहाँ पर शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि ऐसा कौन सा मॉन्स्टर हो सकता है जिसके सिर्फ मुक्कों की वजह से ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी टूटने वाला होता है। अब हमें हानायामा और स्पेक के सीन को वापस से दिखाया जाता है और हानायामा अभी भी अपने टेक्निक को प्रिपेयर कर रहा होता है। तभी स्पेक उसे बैटल करने के लिए चैलेंज कर देता है और कहता है कि वो खड़े खड़े यहाँ पर बोर हो रहा है और तभी पता चलता है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी का ये हालत असल में स्पेक ने किया है। जिसके बाद स्पेक यहाँ पर गुस्से में आकर एक्निया रश टेक्निक का यूज करने लगता है। इस टेक्निक के दौरान इंसान इतने तेजी से पंचेस मारता है कि ओपोनेंट को कुछ करने का मौका ही नहीं मिलता है। आप लोगों को पता होगा कि किसी भी प्लेयर को अपने मूवमेंट को फास्ट करने के लिए अपने सांसों को बंद करना पड़ता है और प्लेयर के सांस लेने का टाइम ही परफेक्ट टाइम होता है अटैक करने का। और स्पेक अपने सांसों को लगातार 5 मिनट तक रोक के रख सकता है, जिस वजह से उसे यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन तभी मौका मिलने के साथ ही हानायामा उसके मुंह के ऊपर पंच मार देता है। अब टोक्यो में जापान के 20 एलीट फोर्सेस के मेंबर्स को बुलाया गया है। इनका आर्मर नॉर्मल आर्मर से 15 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इन लोगों को लगातार 400 दिनों तक ट्रेनिंग करवाया जाता है। इनके नेक के पार्ट को ब्लास्ट फोर्सेस से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है और इनके हेलमेट नॉर्मल हेलमेट से 5 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और 3 गुना ज्यादा हल्का बनाया गया है और इन सभी को लेटेस्ट मॉडल स्टील बॉल लॉन्चर को दिया गया है। कई ऑफिसर यहाँ पर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारा यहाँ पर डायलॉग सुनने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे बस ये बताओ कि किस तरीके से उसने हमारे सारे एलीट फोर्स के मेंबर्स को हरा दिया है। अब हम देखते हैं कि हमारे फोर्सेस स्पेक के ऊपर अटैक तो करते हैं, लेकिन इसका उनके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है और स्पेक तो उन सभी को किसी चींटियों की तरह मसल रहे होते हैं। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि स्पेक कितना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इन सब के बावजूद हानायामा किसी पे की पंच के साथ उसका हालत खराब हो जाता है। अब यहाँ पर हानायामा का टर्न स्टार्ट हो जाता है और देख के ऐसा लगता है कि हानायामा के एक एक मुक्के के साथ स्पेक का हालत बस से बदतर होने लगता है और एक पॉइंट पे आकर स्पेक सामने से उससे हार मान लेता है। लेकिन स्पेक कई सारे बुलेट्स को लेकर हानायामा के मुंह पे ब्लास्ट करवा देता है और ये ब्लास्ट लिटरली बहुत ही खतरनाक होता है। अब हम एक सीन को देखते हैं जहाँ पर दो लोग मिलकर रास्ते के बीच में फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर शिहारू हानायामा पहुंच जाते हैं जो कि बाइकर गैंग के लीडर हैं और वो काओरो हानायामा को अपना गुरुदेव मानते हैं और शिहारू मैक्सिमम टूर्नामेंट के सेकंड राउंड में भी जाने में कामयाब हो चुके थे। अब शिहारू उन दोनों को ही मारने लगते हैं क्योंकि वो दोनों वेपन्स का यूज करने वाले थे और बताते हैं कि एक सच्चा फाइटर कभी भी अपने बैटल के दौरान वेपन्स का यूज नहीं करता है। अब स्पेक के उस बुलेट का आवाज बहुत दूर तक फैलने लगा था, इसलिए बाकी भी उस बुलेट के आवाज को सुन लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि हानायामा को इस चीज से भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है और एक पंच मारने के बाद स्पेक एक इलेक्ट्रिक पोल पे जाके लगता है और ढेर सारे झटके खाने के बाद स्पेक का खेल यहीं पर खत्म हो जाता है। अब इसके बाद हानायामा स्पेक को लेकर पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं और सारे पुलिस वाले हानायामा को सैल्यूट करने लगते हैं क्योंकि उसने ऐसे काम को करके दिखाया है जो वो लोग कई टाइम से कर नहीं पा रहे थे। अब थोड़ी देर बाद हानायामा
एमा इस जगह को छोड़कर जाने लगते हैं, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि स्पेक ने पुलिस स्टेशन के अंदर जितने भी लोग थे उन सारे लोगों को खत्म कर दिया है। और यहाँ पर पहुँचने के बाद वो हानायामा के कार को रोकने के बाद उसे पलटा ही देते हैं और पुलिस वालों के गन को लेकर हानायामा के घुटने के ऊपर फायर करने लगते हैं। और एक रॉड मिलने के बाद उसी से वो हानायामा के मुंह के ऊपर मारने लगते हैं। लेकिन स्पेक का इस चीज से भी मन नहीं भरता है, वो हानायामा के हाथ को पकड़ के उसके सिर के ऊपर मारने लगते हैं। आप लोगों को ये चीज पता नहीं होगा, लेकिन ये असल में एक स्पेशल टेक्निक होता है जहाँ पर एक स्टोन को जमीन से थोड़ा सा ऊपर कुछ इस तरीके से रखा जाता है और यहाँ पर हीट करने की वजह से वो स्टोन बहुत ही आसानी से टूट जाता है। और स्पेक यहाँ पर इसी टेक्निक का यूज कर रहे होते हैं और स्पेक हानायामा के मुंह के अंदर एक गन को रख देते हैं और अचानक से शूट कर देते हैं। अब हमें एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रेंड को बता रहा होता है कि किस तरीके से हानायामा अपने आप को बचा लेता है। एकदम एंड मोमेंट पे हानायामा अपने मुंह को मूव कर लेता है, जिस वजह से बुलेट उसके गाल के आर पार चला जाता है, जिसके बाद वो स्पेक को यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगते हैं और अपना स्पेशल ब्रॉलर टेक्निक को भी यूज कर लेते हैं। अगर आप लोगों ने कोई भी बैटल रॉयल गेम खेला होगा तो आप लोगों को स्टन ग्रेनेड के बारे में तो पता ही होगा और रियल वर्ल्ड में इस चीज को ज्यादातर हाईजैकर ही यूज करते हैं। और इसे यूज करने के बाद ढेर सारा लाइट और रोशनी निकलने लगता है, जिस वजह से सामने का पर्सन थोड़ी टाइम के लिए अपना कंट्रोल खो बैठता है और स्पेक अपने आंखों को बंद करने के बाद इसी ग्रेनेड का यूज कर लेता है और एक जूडो टेक्निक का यूज करके हानायामा को बहुत ही बुरी तरीके से जकड़ लेता है। और ये टेक्निक इतना स्पेशल होता है कि आज तक इससे बचने का कोई भी तरीका नहीं निकला है। अब हमें पास्ट के एक बॉक्सिंग टूर्नामेंट के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हानायामा एक बॉक्सर के हाथ को पकड़ के ही उसे तोड़ देते हैं और इस बॉक्सर के हाथ को तोड़ने के लिए उसे किसी टूल का भी यूज नहीं करना पड़ता है। और कहा जाता है कि आज तक कोई भी मशीन हानायामा के हाथ के प्रेशर को मापने में सक्सेसफुल नहीं हुआ है और इसी चीज का यूज करके वो स्पेक के हाथ को भी तोड़ देते हैं और स्पेक हानायामा के सिर पे अपनी उंगली को घुसा देता है और हानायामा स्पेक के गले को पकड़ लेता है और स्पेक के गले के सारे नसें टूट जाने की वजह से उसका खेल यहीं पर खत्म हो जाता है। और हमें बाकी के स्कूल के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर बाकी के टीचर उसे डांट रहे होते हैं क्योंकि उसका टेस्ट यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से जा रहा होता है और वो बताते हैं कि स्पोर्ट्स टीचर ने उसे हर टेस्ट में फुल मार्क्स दे दिए हैं, लेकिन वो बताते हैं कि फिजिकल स्ट्रेंथ का रियल लाइफ में कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि वो कितना भी बड़ा जंपर क्यों ना हो जाए, वो एक माउंटेन से कभी भी जंप नहीं लगा सकता है। वो कितना ही फास्ट क्यों ना हो जाए लेकिन स्पीड के अंदर वो बाइक को कभी भी नहीं हरा सकता है और वो कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाए लेकिन समुद्र को पार करने के लिए बोट की तो जरूरत होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जंप करते हुए डोयल इस बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है और उनके टीचर को बुरी तरीके से मारने के बाद बाकी के पास पहुंच जाता है। अब बाकी उसे बहुत ही तेजी के साथ लात मार देता है, लेकिन डोयल कहते हैं कि स्कूल के अंदर काफी सारी ऐसी चीजें होते हैं जिन्हें वो वेपन्स की तरह यूज कर सकते हैं। लेकिन बाकी सोचता है कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो सारे लोगों को उसके सीक्रेट के बारे में पता चल जाएगा, जिस वजह से वो विंडो से जंप लगाकर इस जगह से भागने लगता है। अब हमें स्पेक के हॉस्पिटल के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर बुरी तरीके से शॉक होते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि इस क्रिमिनल का उम्र 50 के आसपास होगा, लेकिन रिसर्च करने के बाद उन्हें पता चलता है कि क्रिमिनल का उम्र 97 इयर्स है। लेकिन तभी डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा एक केस उन्होंने पहले भी एक बार सुना था। 1976 में जैक ली बियोंडे को अपने 30 साल के मेहनत के बाद फाइनली एक ट्रेजर हंट मिल जाता है और इसके अंदर $16.4 बिलियन का सामान होता है। अब इसके 14 दिनों बाद ही सुनाई देता है कि उस आदमी की इस टाइम पर मौत हो चुकी है। सब लोगों को ऐसा लगता है कि इतने बड़े इनाम को जीतने के बाद किसी ने उसके ऊपर अटैक किया है, लेकिन बाद में डॉक्टर बताते हैं कि जैक ली ब्रांडे की मौत असल में उम्र की वजह से हुई है, जिसे सुनकर उसकी 20 साल की वाइफ और दोस्त बुरी तरीके से शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि जैक की उम्र असल में 40 से 50 साल के बीच में है। यह असल में एक बहुत ही रेयर डिजीज होता है जहाँ पर एक आदमी अगर किसी चीज को बहुत ही मन से चाहने लगता है तो उस चीज को पाने के लिए उसका शरीर अपने उम्र को बढ़ाना बंद कर देता है, लेकिन उस चीज को पा लेने के बाद अचानक से उनका उम्र नॉर्मल हो जाता है और इसी वजह से हार का स्वाद चखने के बाद स्पेक का उम्र और 30 साल तक मेहनत करने के बाद जब फाइनली ट्रेजर मिल जाता है तो इन दोनों का एज ही नॉर्मल हो जाता है। अब हमें फिर से बाकी के सीन को दिखाया जाता है और वो इस टाइम पे स्कूल के अंदर होता है तो वहाँ का गार्डनर बाकी के ऊपर ब्लेड से हमला कर देता है और हमें पता चलता है कि आदमी रियो को यानागी है और वो अपने ब्लेड्स को बहुत ही तेजी के साथ घुमा रहे होते हैं और उन ब्लेड से बाकी के ऊपर हमला करने लगते हैं और वो ब्लेड्स इतने फास्ट होते हैं कि बाकी को अपने आप को प्रोटेक्ट करने का भी मौका नहीं मिलता है। अब यानागी बाकी को भी अपने ब्लेड चलाने के लिए दे देता है और इसे देने के बाद यानागी का स्पीड पहले से भी बहुत ही ज्यादा हो जाता है और वो बाकी के ब्लेड को बहुत ही आसानी से तोड़ देता है और यानागी इतने फास्ट तरीके से यहाँ पर अटैक कर रहे होते हैं कि बाकी किसी तरीके से अपने आप को बचा ही पाता है। लेकिन तभी यहाँ पर शिबुकावा भी पहुंच जाते हैं जिसके ऊपर यानागी ने एक टाइम पे गर्म पानी को फेंक दिया था और ठीक उसी तरीके से शिबुकावा भी यानागी के ऊपर पानी के केटल को फेंक देते हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि ये पानी गर्म नहीं बल्कि नॉर्मल है और तभी शिबुकावा यानागी के सर को पकड़कर जमीन पर मार देते हैं और ये अटैक सच में बहुत ही पावरफुल होता है। अब हमें यहाँ पर एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि डेंटल के बहुत ही बड़े डॉक्टर हैं और वो बताते हैं कि अगर आप अपने मुंह को बंद रख के किसी हेवी वेट को उठाने की कोशिश करते हो तो ये आपके लिए लगभग इम्पॉसिबल होता है और किसी भी आदमी के टीथ को देखकर ही बता दिया जा सकता है कि वो आदमी कितना ज्यादा पावरफुल है और इतने सालों की मेहनत के बाद
बाद उसे एक आदमी के बारे में पता चल चुका है जिसका दांत सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस आदमी का नाम है रियोको यानागी। तभी यानागी शिबुकावा के ऊपर तेजी से अटैक कर देता है और इस अटैक के बाद शिबुकावा के हाथ से खून निकलने लगता है। तभी शिबुकावा कहते हैं कि हम दोनों स्कूल के अंदर है, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारे अंदर से चीटिंग करने की आदत गई नहीं है। तभी हमें पता चलता है कि यानागी यहाँ पर बाघ नख नाम के एक वेपन को यूज कर रहे होते हैं, जिसे हिंदी में आप टाइगर के नाखून भी कह सकते हो। अब शिबुकावा कहते हैं कि चीटिंग तुमने स्टार्ट की है, इस वजह से हम दोनों मिलकर तुम्हारे साथ फाइट करने वाले हैं। जिसके बाद वो अपने ब्लड को लेकर यानागी के मुंह के ऊपर मार देते हैं। अब बाकी और शिबुकावा मिलकर यानागी को दोनों तरफ से घेर लेते हैं और अब वो तीनों मिलकर यहाँ पर फाइट स्टार्ट कर देते हैं। और दोनों ओपोनेंट होने की वजह से यानागी को यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा होता है, लेकिन यानागी का एजिलिटी यहाँ पर बहुत ही फास्ट होता है, जिस वजह से शिबुकावा उसको टक्कर नहीं दे पाते हैं और यानागी बाकी को मारने में यहाँ पर कामयाब हो जाते हैं। लेकिन तभी शिबुकावा बाकी को यहाँ पर सावधान कर देता है और कहता है कि यानागी के वेपन से उसका इकलौता पावर नहीं है। यानागी को कई सारे ऐसे टेक्निक्स आते हैं जिनके सामने बड़े बड़े रेसलर भी नहीं टिक पाते हैं। तभी यानागी यहाँ पर कहने लगते हैं कि इस दुनिया में कई सारे अलग अलग टाइप के गैसेस पाए जाते हैं, लेकिन क्या तुम बता सकते हो कि इन सारे गैसेस में सबसे ज्यादा जहरीला गैस कौन सा है। अब हमें एक हॉस्पिटल के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर एक रेसलर को लाया गया है और हमें पता चलता है कि इस रेसलर को यानागी ने हराया है, जिस वजह से उसे इस हॉस्पिटल में लाया गया है। लेकिन तभी यहाँ पर मच्छर होने की वजह से एक डॉक्टर यहाँ पर ताली मार देते हैं, लेकिन इस ताली के आवाज को सुनने के बाद वो रेसलर यहाँ पर बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करने लगता है और देख के ऐसा लगता है कि वो अपने आप को किसी चीज से प्रोटेक्ट करने का कोशिश कर रहा है। और असल में इस रेसलर को यहाँ पर अपने और यानागी के फाइट के बारे में याद आ गया था और फिर से यानागी के सीन को दिखाया जाता है और वो बाकी के मुंह के ऊपर अपने हाथ को रख देता है और सिर्फ इस अटैक की वजह से बाकी यहाँ पर बेहोश हो जाता है और उठने के काबिल नहीं हो पाता है। अब शिबुकावा इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि बाकी उनके टीम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है और यानागी ने उसे तो किसी बच्चे की तरह हरा दिया है। अब यानागी यहाँ पर समझाने लगते हैं कि वो जिस गैस का यूज करके सारे लोगों को इतनी आसानी से बेहोश कर देते हैं, वो गैस और कोई नहीं बल्कि ऑक्सीजन है और ये वही गैस है जिसके बगैर इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता है। असल में इंसान के बॉडी को रन करने के लिए हवा में 21% ऑक्सीजन का होना जरूरी होता है, लेकिन अगर ये ऑक्सीजन 15% से कम हो जाता है तो इंसान 1 सेकंड के अंदर ही बेहोश हो सकता है। असल में एक इंसान 5 मिनट तक बिना सांस लिए तो रह सकता है, लेकिन अगर वो 15% से कम ऑक्सीजन वाले हवा को ले लेता है तो उसके लिए और भी ज्यादा खतरनाक होता है। और यानागी के हाथ में तो 6% से भी कम ऑक्सीजन होता है, जिस वजह से दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन भी उसके सामने टिक नहीं पाता है। अब इस टेक्निक का यूज यानागी ने प्रिजन के अंदर बहुत ही ज्यादा किया था, जिस वजह से उसे उस ग्लास के प्रिजन में रखा गया था। वो अपने सेम टेक्निक का यूज करके दीवार को भी बहुत ही आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि इस जगह पर पुलिस पहुंच चुके हैं, इस वजह से यानागी इस जगह से भाग जाते हैं। अब बाकी का नींद यहाँ पर टूट जाता है और शिबुकावा उसे बताते हैं कि तुम इस मैच को हार चुके हो। अब हमें एक रूम के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर बाकी और उसके सारे दोस्त मौजूद होते हैं, लेकिन मित्सुनेरी यहाँ पर उन सभी को बहुत ही बुरी तरीके से डांट रहे होते हैं और बाकी से कहते हैं कि तुम तो अंडरग्राउंड फाइटिंग अरेना को जीत चुके थे और तुम इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी हो, तो तुम एक अनक्वालिफाइड प्लेयर से किस तरीके से हार सकते हो। और कहते हैं कि कराटे के अंदर हमेशा से वेपन्स को बैंड करके रखा गया है, लेकिन क्या तुम दोनों लोग मिलकर एक आदमी को बिना वेपन्स के भी हरा नहीं सकते हो। लेकिन तभी हानायामा मित्सुनेरी को पकड़ लेते हैं, जिस वजह से मित्सुनेरी यहाँ पर रोने लगते हैं और कहते हैं कि मैं ये सारी चीजें तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ। मुझे पता है कि तुम लोग इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी हो और इसी वजह से मैं तुम लोगों को हारते हुए नहीं देखना चाहता। अब बाकी कहता है कि उसे यहाँ पर सारी चीजें समझ में आ चुके हैं और वो यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर डोरियन भी पहुंच जाते हैं। उसके हाथ में एक बकेट वाटर भी होता है और उसने यहाँ पर आने के साथ ही सारे गार्ड्स को खत्म कर दिया है। लेकिन तभी डोरियन यहाँ पर अपनी लाइटर को निकाल लेता है, जिसके बाद हमें पता चल जाता है कि वाटर असल में गैसोलीन है। लेकिन तभी यहाँ पर कात्सुमी पहुंच जाता है और ये वही आदमी होता है जिसके गले पे डोरियन ने एक लकड़ी के टुकड़े को घुसा दिया था और वो डोरियन के ऊपर लात मार देता है, जिस वजह से वो गैसोलीन डोरियन के ही ऊपर गिर जाता है और एक और लात मार के वो लाइटर को अपने हाथ में ले लेता है। सब लोग इस चीज को देखकर बहुत ही शॉक होते हैं, क्योंकि कात्सुमी इससे पहले इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ करता था। अब कात्सुमी तेजी से डोरियन को लात मार के यहाँ पर गिरा देता है और उसे शुक्रिया अदा करने लगता है और कहता है कि इससे पहले मैं फाइटिंग के दौरान टूल्स का यूज नहीं किया करता था, लेकिन तुमने मुझे उसे भी यूज करना सिखा दिया है। अब कात्सुमी इस जगह को छोड़कर जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले उस लाइटर को डोरियन के ऊपर फेंक देता है और डोरियन के शरीर पे आग लगने की वजह से वो यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से चिल्ला रहा होता है। तभी कात्सुमी कहते हैं कि तुम फाइटिंग के दौरान कितने सारे टेक्निक्स का यूज करते हो ये मैटर नहीं करता है, मैटर तो ये करता है कि तुम फाइट को जीतते हो या नहीं। अब रोपो ओरोची यानी कि उसके डैड कहते हैं कि वो यहाँ पर पूरी तरीके से सही है, लेकिन इसके अंदर वो एक चीज को भूल रहा है जो कि है एस्थेटिक। कराटे के बैटल के दौरान शूज, बेल्ट, सूटकेस, फैन किसी भी चीज को लाया नहीं जा सकता है, क्योंकि हमने इतने टाइम के दौरान इतने सारे हाथ के टेक्निक्स को सीख लिया है कि हमारे हाथ ही हमारे सबसे बड़े वेपन्स बन चुके हैं। लेकिन अगर हमारे दुश्मन कोई भी वेपन को लेकर आते हैं तो हम लोग उस वेपन का यूज कर सकते हैं और डोरियन ने ही इस गैसोलीन को यहाँ पर लाया था, इस वजह से उसे यूज करना टोटली
टोटली फेयर है। अब डोरियन यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से जल चुका है, इसलिए वो लोग एम्बुलेंस को बुलाने का सोच रहे होते हैं। लेकिन तभी कायो रेत्सु को एक अटैक करने के साथ ही डोरियन यहाँ पर खड़ा हो जाता है और कहता है कि लगता है मुझे कुछ दिनों तक स्मोकिंग करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और तभी यहाँ पर कियोसुमी काटो नाम का एक आदमी पहुंच जाता है। यह आदमी शिनशिन का स्कूल का एक स्टूडेंट है और ये अपने ओपोनेंट को मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और डोपोरोची के हाथ को देखने के बाद डोरियन के ऊपर अटैक करने लगते हैं और कहते हैं कि उनका हाथ डायमंड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और 10 गुना ज्यादा महंगा है। और अपने स्पेशल अटैक को करने के बाद डोरियन के कान को यहाँ पर काट देता है। और तभी हम देखते हैं कि काटो के हाथ में एक स्ट्रिंग होता है और इसी का यूज करके उसने डोरियन के कान को काटा है। तभी कात्सुमी कहते हैं कि काटो अपने एनिमी को मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और हमें उससे कुछ सीखना चाहिए। लेकिन तभी डोपोरोची डोरियन को बहुत ही तेजी के साथ लात मार देता है, जिसे देखकर सब लोग बहुत ही शॉक हो जाते हैं, क्योंकि डोपोरोची कभी भी ऐसा गंदा काम नहीं कर सकते हैं और सोचते हैं कि अगर कोई आदमी इस तरीके से डाउन होता है तो उसको मारना खुद की ही बेइज्जती होती है। और तभी पता चलता है कि डोरियन ने अपने वायर का यूज करके काटो और कात्सुमी को पकड़ लिया है। लेकिन तभी डोपोरोची अपने टेक्निक का यूज करके उस वायर को ही काट देते हैं, जो कि 200 किलो के वेट को भी सह सकता है। और कहते हैं कि कराटे की मदद से हम लोग अपने हाथ को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं। बेशक इस काम में बहुत ही टाइम तो लगता है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस के बाद हमारा हाथ डायमंड से भी ज्यादा शार्प हो जाता है। लेकिन तभी डोरियन अपने मुंह से ग्रेनेड को निकालने लगता है और यहाँ पर उसे ब्लास्ट करवा देता है। अब वहीं थोड़ी देर बाद डोरियन के सीन को दिखाया जाता है और देख के ऐसा लगता है कि वो सारे लोगों से बच के कहीं पर जा रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक आदमी यहाँ पर टॉयलेट कर रहा होता है, लेकिन डोरियन को देखने के बाद डर के मारे वो आदमी यहाँ पर से भाग जाता है। अब यहाँ के एक ढक्कन को उठाने के बाद डोरियन एक सीक्रेट रास्ते से कहीं पर जाने लगता है और तभी हमें पता चलता है कि असल में एक सीक्रेट बेस है जहाँ पर सारे फैसिलिटीज मौजूद है। आज से करीब 50 साल पहले डोरियन एक प्लेन में काम किया करता था और उसी के दौरान उसे इस जगह के बारे में पता चला था। अब डोरियन यहाँ पर अपने कान का ट्रीटमेंट करने लगता है, क्योंकि इस फाइट के दौरान सच में उसे बहुत ही चोट लगा था। लेकिन तभी यहाँ पर काटो पहुंच जाते हैं और डोरियन को फाइट करने के लिए चैलेंज करने लगते हैं। अब डोरियन काटो के मुंह पे बहुत तेजी से मुक्का मार देते हैं, जिसके बाद वो अपने हाथ पे ग्रीस को लगाने लगते हैं, जो कि ग्लू की तरह यूज होता है। और यहाँ पर काफी सारे बॉटल्स को फोड़ने के बाद उन सारे टुकड़ों को अपने हाथों पे लगाने लगते हैं। अब डोरियन यहाँ पर जिस टेक्निक को यूज कर रहा है इसे 1920 में सबसे पहली बार यूज किया गया था और इसे छोटे मोटे बाइकर गैंग बहुत ही ज्यादा यूज किया करते थे। अब डोरियन यहाँ पर पूरी तरीके से रेडी हो जाता है और वो काटो को भी अपने हाथ में इस तरीके से लगाने के लिए कह देता है। लेकिन काटो कहता है कि उसे अपने हाथ में ऐसी चीजों को लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है और वो डोरियन के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन डोरियन के एक मुक्के के साथ उसका पैर यहाँ पर घायल हो जाता है, जिसके बाद काटो उसकी तरफ एक ड्रम को फेंक देता है, लेकिन डोरियन उसे 100 गुना तेजी के साथ उसकी तरफ वापस कर देता है। अब काटो अपने पैर के ब्लड को डोरियन के मुंह के ऊपर फेंक देता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन डोरियन उसके मुंह पे बहुत तेजी से मार देता है। लेकिन काटो यहाँ पर फिर से खड़ा हो जाता है और सोचता है कि मैंने डोपोरोची को वादा किया है और मैं अपने वादे को तोड़ नहीं सकता। जिसके बाद वो डोरियन के ऊपर अटैक तो करने लगता है, लेकिन डोरियन का शरीर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और डोरियन कई सारे बॉटल्स को लेकर काटो के मुंह पे मार देता है और एक पिन को काटो के आंखों पे घुसा देने के बाद वो यहाँ पर गाना गाने लगता है और इसी के साथ वो काटो को भी बुरी तरीके से यहाँ पर मार रहा होता है। अब काटो यहाँ पर सोचता है कि मुझे यहाँ पर कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा वरना मैं इस मैच को हार जाऊंगा। जिसके बाद वो डोरियन के ऊपर अटैक करने लगते हैं और इन सारे अटैक का डोरियन के ऊपर असर भी हो रहा होता है और तभी वो कई सारे बॉटल्स को लेकर डोरियन के मुंह के ऊपर मार देता है और कई सारे बॉटल्स के टुकड़े को डोरियन की तरफ फेंकने लगता है। तभी डोरियन यहाँ पर ताली मार देता है, लेकिन इस चीज से काटो को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो डोरियन की आंखों पे अपनी उंगली को घुसा देता है और देख के ऐसा लग रहा होता है कि काटो इस मैच को जीतने वाला है। लेकिन तभी डोरियन यहाँ पर फिर से ताली मार देता है और हम देखते हैं कि डोरियन इस जगह से गायब हो जाता है। लेकिन तभी डोरियन फिर से हमारे सामने आ जाता है और हम देखते हैं कि उसकी आंखें फिर से ठीक हो चुके हैं। तभी डोरियन बताता है कि वो यहाँ पर हिप्नोसिस टेक्निक का यूज कर रहा था। असल में काटो डोरियन को अपने दिल से मारना चाहता था और उस हिप्नोसिस टेक्निक की वजह से उसने एक ऐसे दुश्मन को क्रिएट कर लिया जिसे वो बहुत ही आसानी के साथ हरा सकता है। लेकिन इस पूरे टाइम पे डोरियन पास में खड़ा हुआ इन सारी चीजों को बस देख रहा था। तभी डोरियन अपने स्ट्रिंग टेक्निक का यूज करके काटो के गले को फाड़ देता है और एक बहुत तेजी से लात मारने के बाद कात्सुमी काटो का खेल यही पर खत्म हो जाता है। अब हमें यहाँ पर कायो रेत्सु को दिखाया जाता है जो कि अपने नेक्स्ट बैटल के लिए अपने आप को ट्रेन कर रहा होता है और ये देखने में भी बहुत ही कूल लग रहा होता है। लेकिन तभी कायो रेत्सु को पंचिंग बैग के पास कुछ अजीब सा फील होने लगता है और उसे काटने के बाद उसे पता चलता है कि काटो को इस बैग के अंदर डाला गया है, जिसके बाद काटो को जल्द से जल्द हॉस्पिटल के लिए भेज दिया जाता है। अब कात्सुमी शिनशिनकाई के सारे मेंबर्स को एक जगह पर बुला लेते हैं और बता रहे होते हैं कि किस तरीके से एक फॉरेनर ने उनके एक प्रीसियस सेनपाई को खत्म कर दिया है, जो कि उनके लिए एक बहुत ही शर्म की बात है। और डोरियन के पिक्चर को दिखाने के बाद कहते हैं कि हमने यहाँ पर कोई भी धर्मशाला नहीं खोला है, हम लोग पहले इस बंदे को खोजेंगे जिसके बाद हम लोग काटो का बदला इसे पूरा करेंगे। अब हमें डोरियन के सीन को दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है, लेकिन तभी एक आदमी उसके पास जाके पूछता है कि हमारा खाना आपको कैसा लगा मिस्टर डोरियन, और बताते हैं कि काटो एक टाइम पे उनका सीनियर हुआ करता था, उसे मारकर उसने कोई भी अच्छा काम नहीं
नहीं किया है। अब डोरियन एक टैक्सी को लेकर इस जगह से जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते के बीच में कई सारे लोग उनका फॉलो करने लगते हैं और तभी वो टैक्सी ड्राइवर बताता है कि जितने भी लोग हमारे फॉलो कर रहे हैं वो सब लोग असल में शिनशिनकाई के मेंबर्स हैं और ये सारे लोग मिलकर तुम्हें खत्म करना चाहते हैं। जिसके बाद वो ड्राइवर डोरियन को किसी अलग ही जगह पर लेकर जाते हैं और यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग उन दोनों का ही वेट कर रहे होते हैं। अब डोरियन उस ड्राइवर से कहते हैं कि कार के अंदर तुम बहुत ही चौड़े बन रहे थे, हिम्मत है तो अब मुझसे फाइट करके दिखाओ। अब वो ड्राइवर डोरियन को मारने की कोशिश तो करता है, लेकिन डोरियन को इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन डोरियन के एक ही हिट के साथ उस ड्राइवर का खेल यहीं पर खत्म हो जाता है। अब डोरियन उन सभी को यहाँ पर शुक्रिया अदा कर लेता है और कहता है कि अम्यूजमेंट पार्क के अंदर जरूर कोई ऐसा आदमी होगा जो मुझे फाइट के लिए चैलेंज करने वाला है और मैं असल में ऐसी किसी जगह पर जाना चाहता था और तुम लोगों ने मेरे काम को बहुत ही आसान कर दिया है। अब ये सब कुछ कहने के बाद डोरियन उस अम्यूजमेंट पार्क के अंदर चला जाता है। यहाँ पर उसकी मुलाकात एक जोकर से होता है जो कि उसको वेलकम करने के लिए यहाँ पर हाजिर होता है। अब डोरियन इस जगह के झूलों पर झूलने लगता है और इस वजह से उसे यहाँ पर बहुत ही मजा आ रहा होता है, लेकिन तभी एक आदमी उसके ऊपर पंच मार देता है जिस वजह से डोरियन बहुत दूर जाके गिरता है। इस बंदे का नाम है मात्सुशी सुएटो और ये एक टाइम पे काटो का पार्टनर हुआ करता था। अब सुएटो डोरियन के ऊपर तेजी से लात मार देता है, जिसके बाद डोरियन भी उसके ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन सुएटो के एक और अटैक करने के बाद डोरियन डर के मारे इस जगह को छोड़कर जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डोरियन एक रोलर कोस्टर के ऊपर चढ़ चुके हैं और कोई रास्ता ना होने की वजह से सुएटो भी उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। अब रोलर कोस्टर से जाते वक्त डोरियन सुएटो को चैलेंज कर देता है और कहता है कि अगर तुम काटो के असली दोस्त हुआ करते थे तो क्या तुम उसके लिए अपनी जान को भी दे सकते हो। और कहता है कि इंसान कई बार जोश में आकर कई सारी चीजों को कह देता है, लेकिन जब उसे करने का टाइम आता है तो उसकी फट जाती है। लेकिन तभी रोलर कोस्टर के पहले टर्न आने के बाद हम लोग देखते हैं कि डोरियन स्वेटर के पीछे जा चुका है और वो स्वेटर के दम को घोटने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इतने सारे टर्न्स होने की वजह से डोरियन उसके सामने आ जाता है। अब डोरियन स्वेटर के मुंह पे पंच तो मार देता है, लेकिन वो खुद ही यहाँ पर गिरने वाला होता है। असल में रोलर कोस्टर के अंदर जी फोर्स नाम का एक फोर्स काम करता है, लेकिन अगर कोई आदमी इसके ऊपर खड़ा हो जाता है तो उसके ऊपर विंड फोर्स उससे भी 2 गुना ज्यादा होता है और इतना ज्यादा स्पीड और रास्ते के बीच में ट्विस्ट एंड टर्न्स होने की वजह से कोई भी आदमी यहाँ पर खड़ा नहीं हो सकता है। अब आप लोगों को पता होगा कि पहले के जमाने में आधे से ज्यादा बैटल शिप के डेक पर हुआ करता था और ये एक ऐसा जगह है जहाँ पर बैलेंस करना बहुत ही मुश्किल होता है। इस वजह से उस टाइम पे सैनचिन स्टैंड नाम के एक टेक्निक को आविष्कार किया गया था और इस टेक्निक की वजह से कोई भी आदमी आसानी से बैलेंस कर सकता है और ये टेक्निक डोपोरुची ने मात्सुशी को सिखा कर रखा था ताकि वो ट्रेन और प्लेन के अंदर आसानी से फाइट कर सके। अब इस टेक्निक की वजह से मात्सुशी यहाँ पर खड़ा हो पाता है और डोरियन को मारने में भी कामयाब हो जाता है, लेकिन तभी डोरियन मात्सुशी को पकड़कर उस रोलर कोस्टर से ही जंप लगा लेते हैं। अब उन दोनों के नीचे गिरने के साथ ही दोनों को ही बहुत ही चोट लगते हैं। मात्सुशी तो यहाँ पर उठ भी नहीं पाता है, लेकिन डोरियन को यहाँ पर ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसने रास्ते के बीच में ही स्ट्रिंग टेक्निक का यूज कर लिया था। तभी यहाँ पर मात्सुशी पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे अंदर चीटिंग करने की आदत गई नहीं है और तुमने ऐसा दिखाया कि तुम दोनों ही यहाँ पर गिरने वाले थे, लेकिन ये असल में तुम्हारा एक डर्टी प्लान था। अब हमें एक मास्टर के सीन को दिखाया जाता है जो कि अपने स्टूडेंट्स का टेस्ट ले रहे होते हैं कि कौन सा स्टूडेंट अपने पंच का पावर का यूज करके पानी को सबसे दूर तक भेज पाता है। लेकिन वो मास्टर यहाँ पर गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि कोई भी स्टूडेंट 60% से ज्यादा कर ही नहीं पाते हैं और आधे स्टूडेंट तो 30% भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन तभी उस मास्टर के मारने की वजह से समुद्रों की तरह लहर उठने लगते हैं और तभी सामने से भी एक लहर आके वो दोनों आपस में टकरा जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि ये काम कायोरेत्सु का है और वो अपने मास्टर से पूछते हैं कि मुझे यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए क्यों नहीं बुलाया गया है। वो मास्टर बताते हैं कि इसके पीछे कोई भी खास रीजन नहीं है, जिसके बाद वो कायोरेत्सु को अपने साथ एक सीक्रेट बेस में ले जाने लगते हैं। लेकिन कायोरेत्सु को ये पता नहीं था कि उनके ट्रेनिंग सेंटर पर ऐसा भी कोई जगह मौजूद है और वो मास्टर बताते हैं कि इस दरवाजे के उस पार सारी चीजों के राज छुपे हुए हैं। अब गाइस आप लोगों को पता होगा कि कराटे के अंदर एक टाइप के ट्रेनिंग होते हैं जहाँ पर ट्रेनर को एक बड़े से पत्थर को मार मार के उसे स्मूथ और राउंड बनाना पड़ता है। अब हमें कायोरेत्सु के बचपन के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक ऐसे रूम में होता है जहाँ पर ऐसे कई सारे स्टोन्स मौजूद होते हैं, लेकिन तभी वो देखता है कि यहाँ पर एक स्टोन खाली है, जिसके बाद उसके मास्टर बताते हैं कि ये स्टोन इतना ही बड़ा है कि उसे यहाँ पर रखने का जगह ही नहीं है। तभी वो मास्टर अपने सारे पावर्स का यूज करके इस दरवाजे को खोल देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी चीज मौजूद नहीं है, बल्कि ये तो एक बहुत ही बड़ा टनल है। तभी वो मास्टर कहते हैं कि ये टनल एक ट्रेनर ने एक ही रात के अंदर बना दिया था, लेकिन वो इस देश का नहीं है, वो तो एक फॉरेनर था जो कि यहाँ पर कराटे सीखने के लिए आया था। लेकिन कायोरेत्सु कभी भी इस लेवल तक नहीं जा सकता है, इस वजह से उसे ट्रेनिंग के लिए नहीं बुलाया गया था। अब कायोरेत्सु डोरियन से माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे पता नहीं था कि ये आप हो। तो हमें पता चलता है कि जिस फॉरेनर ने एक ही रात के अंदर उस टनल को क्रिएट कर दिया था वो और कोई नहीं बल्कि डोरियन है। तभी कायोरेत्सु अपने दोस्तों से कहते हैं कि मैं इसके बारे में तुम्हें बाद में समझा दूंगा, लेकिन वो लोग कहते हैं कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें तुम्हारे ऊपर भरोसा है। तभी डोरियन कहते हैं कि मैंने सुना था कि मेरे जाने के बाद एक ऐसा बच्चा पैदा हो गया है जो कि मुझे भी टक्कर दे सकता है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि उस बच्चे के साथ मेरा मुलाकात जापान में इस तरीके से हो जाएगा। जिसके बाद वो
तो कायरेत्सु को यहाँ पर बैटल करने के लिए चैलेंज कर देते हैं। लेकिन डोपोरोची कहते हैं कि बेकार की बातें मत करो, तुम लोगों को पता है कि इसने मेरे हाथ को मुझसे छीन लिया है, तो इसके साथ फाइट करने का हक सिर्फ मेरा ही है। अब डोपोरोची अपने एक स्पेशल टेक्निक का यूज करके अपने कपड़ों को खोल देता है, जिसे देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये टेक्निक टाइगर स्लेयर नाम के खतरनाक व्यक्ति यूज किया करते थे। अब डोपोरोची कहते हैं कि बचपन में मैं बहुत ही बेवकूफ हुआ करता था, इस वजह से मैंने बचपन में कई सारे साइबेरियन टाइगर को खत्म कर दिया है, लेकिन मैंने अपने स्टूडेंट को इसके बारे में बताया नहीं है, क्योंकि ये काम बिल्कुल भी सही नहीं है। अब उन दोनों के बीच में फाइट यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, लेकिन तभी डोपोरोची डोरियन के मुंह पे तेजी से पंच मार देते हैं, जिसे देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि डोपोरोची के हाथ को डोरियन ने बहुत ही पहले ही काट दिया था। असल में डोपोरोची के हाथ के कट जाने के बाद वो अपने हाथ को लेकर एक डॉक्टर के पास चले गए थे। असल में डोपोरोची के साथ पास में भी ऐसा कुछ हो रखा था, इसलिए उसे पता था कि यहाँ पर क्या करना पड़ता है। अब एक रात के बाद उनका हाथ यहाँ पर पूरी तरीके से ठीक हो जाता है, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें कहा था कि वो 3 दिन तक इसे यूज नहीं कर सकते हैं, जिस वजह से उसने इस चीज को एक सीक्रेट ही रखा था। अब डोरियन भी यहाँ पर अपने सारे कपड़ों को उतारने लगते हैं, जिसके बाद वो दोनों ही बैटल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन गाइस इस चीज को तो मानना ही पड़ेगा, इन दोनों के फाइटिंग स्टाइल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्मूथ होते हैं। लेकिन तभी डोपोरोची यहाँ पर टाइगर क्लॉ टेक्निक का यूज कर लेते हैं, जिस वजह से डोरियन के मुंह से एक एसिड का बोतल निकल जाता है, जो कि उसने बाद में यूज करने के लिए रखा था। अब वो दोनों यहाँ पर अपने स्पेशल टेक्निक्स को यूज करने लगते हैं, जिसके बाद उन दोनों को ही पता चल जाता है कि ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी डोरियन कहता है कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी कराटे सीखने में लगा दिया है और इसी वजह से मैं तुम्हें हरा नहीं पा रहा, लेकिन तुम्हें हराने का मेरे पास एक और तरीका है। जिसके बाद डोरियन यहाँ पर बहुत ही अजीब तरीके से डांस करने लगते हैं। अब वो सब लोग इस चीज का रीजन समझ नहीं पा रहे होते, लेकिन तभी डोपोरोची एक स्टोन को लेकर डोरियन की तरफ फेंक देते हैं, लेकिन डोरियन के बिना हिले ही वो पत्थर यहाँ पर से गायब हो जाता है और हम देखते हैं कि डोरियन ने उस पत्थर को डस्ट में बदल दिया है। अब डोपोरोची फिर से उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और थोड़ी देर बाद ही डोरियन यहाँ पर हार मान लेता है और अपनी जान की भीख मांगने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डोपोरोची यहाँ पर हवा में फाइट कर रहे होते हैं और डोरियन कहते हैं कि डोपोरोची इस टाइम पर अपनी लाइफ के सबसे खूबसूरत बैटल को लड़ रहे हैं। अब कात्सुमी इस चीज को देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उसके पापा के साथ पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। और तभी कायरेत्सु कहते हैं कि ये कोई कराटे का टेक्निक ही नहीं है, डोरियन ने डोपोरोची को यहाँ पर हिप्नोटाइज किया है और ये सेम टेक्निक डोरियन ने काटो को हराने के लिए यूज किया था। असल में इस हिप्नोटिज्म के दौरान ओपोनेंट अपने सामने एक वीक ओपोनेंट को क्रिएट कर देते हैं, जिसे वो बहुत ही आसानी के साथ हरा सकते हैं और डोपोरोची इस वक्त उसे ही हराने की कोशिश कर रहे हैं। अब डोरियन डोपोरोची के ऊपर अटैक तो करने के लिए जाता है, लेकिन डोपोरोची उसके मुंह पे मुक्का मार देते हैं। और असल में डोपोरोची अपने फाइटिंग के दौरान सोच ही रहे थे कि उनका ओपोनेंट अचानक से इतना ज्यादा वीक कैसे हो सकता है। तभी कात्सुमी कहने लगते हैं कि क्या मेरे डैड यहाँ पर इतने टाइम से नाटक कर रहे थे, लेकिन कायरेत्सु कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे डैड असल में एक असली वॉरियर है। उन्हें पता है कि बैटल के दौरान कई सारे गलत चीजें होना तय होता है और कोई भी मैच को इतनी आसानी से जीता नहीं जा सकता है, इसलिए वो पहले ही सतर्क हो गए थे। अब डोरियन यहाँ पर अपने सबसे खतरनाक टेक्निक्स को यूज करने लगता है और सोचता है कि मैंने सुना था कि जापान में एक ऐसा वॉरियर रहता है जो कि अपने हाथों से ही लकड़ियों को तोड़ सकता है और टाइगरों को भी हरा सकता है, तो क्या ये आदमी वही है जो मुझे हार का मजा चखा के इस दुनिया से मुक्ति दिला सकता है। अब डोरियन का हालत यहाँ पर हद से ज्यादा खराब हो जाता है, जिसके बाद डोपोरोची एक टेक्निक का यूज करते हैं, जिस वजह से डोरियन के पैर यहाँ पर टूट जाते हैं और वो खड़ा होने के काबिल नहीं हो पाता है। अब डोपोरोची कहने लगते हैं कि तुम्हारे और मेरे बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है, तुम हमेशा ये सोचते रहते थे कि कराटे तुम्हें क्या दे सकता है, लेकिन मैंने बिना किसी चीज के लालच के 50 सालों तक मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग करता रहा, इस वजह से तुम जैसे लोगों को हराना मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। और तभी वो यहाँ पर एक और स्पेशल टेक्निक का यूज करते हैं, जिस वजह से डोरियन के शरीर के सारे हड्डियां टूट जाते हैं। अब डोरियन यहाँ पर ठीक तरीके से बैठ भी नहीं पा रहा होता है और सोचता है कि फाइनली मुझे क्या वो हार मिल जाएगा जो मैं हमेशा से चाहता था, लेकिन डोपोरोची कहते हैं कि अभी भी हमारा फाइनल काम बाकी है। जिसके बाद काटो को इस जगह पर लेकर आया जाता है, लेकिन उसकी हालत यहाँ पर बहुत ही खराब हो रखी है। लेकिन तभी यहाँ पर काटो के डॉक्टर भी पहुँच जाते हैं और डोपोरोची को डांटने लगते हैं और कहते हैं कि अगर इस पेशेंट को यहाँ पर लाने का कोई भी स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा। तभी डोपोरोची कहते हैं कि मेरा ये स्टूडेंट इस आदमी को भी खत्म करने वाला है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये आदमी इस टाइम पर कोमा पे है और हमने हजारों कोशिश कर ली है, लेकिन ऐसा लगता है कि अपने कोमा से बाहर आना ही नहीं चाहता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि काटो यहाँ पर अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है, जिसे देखकर डोरियन खुशी के मारे रोने लगता है और सोचता है कि मुझे फाइनली वो चीज मिल जाएगा जो मैं हमेशा से चाहता था। और काटो के एक रेज अटैक के साथ ही उन दोनों का ईवीएस यहाँ पर पूरा हो जाता है। अब हमें यहाँ पर काजुए और बाकी के सीन को दिखाया जाता है और काजुए बाकी से पूछता है कि हम दोनों कई दिनों से एक साथ बहुत ज्यादा घूम रहे हैं और अगर इस चीज से तुम्हारा मेरा ऊपर से इंटरेस्ट चला गया तो क्या होगा। लेकिन बाकी कहता है कि तुम बेकार की चीजों के ऊपर चिंता करना बंद करो, मैंने पहली बार तुम्हें देखते ही अपना बना लिया था। जिसके बाद वो दोनों यहाँ पर फिर से हक करने लगते हैं और थोड़ी देर बाद वो दोनों इस जगह को छोड़कर जाने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर योजिरो हानमा भी मौजूद होते हैं, जो कि बाकी के पिता है। वो कहते हैं कि बाकी तुम पहले से बहुत ज्यादा बदल चुके हो। अब हमें हॉस्पिटल के अंदर काटो के सीन को दिखाया जाता है, जो कि पहले से
से बहुत ज्यादा बेटर फील कर रहा है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि डोरियन अपने रूम से गायब हो चुका है और वो इस टाइम पर काटो के रूम में पहुंच चुका है और कहता है कि मुझे हारने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे जिस टाइप का हार चाहिए था वो मुझे अभी तक नहीं मिला है। जिसके बाद डोरियन इस हॉस्पिटल से ही जंप लगा लेते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर डोरियन के हाथ को देखकर बहुत ही शॉक होते हैं क्योंकि उसके हाथ पे एक अजीब तरीके के मशीन को लगाया गया है और वो लोग इस चीज को भी नोटिस करते हैं कि डोरियन के पूरे शरीर पर कई सारे चोट लगे हुए हैं लेकिन इस हाथ पर कोई भी चोट नहीं लगा हुआ है। तभी डॉक्टर कहते हैं कि शायद ये किसी तरीके का बॉम्ब है जिसे इस तरीके से ऑन किया जाता है। लेकिन इसे सुनने के बाद उसका असिस्टेंट यहाँ पर हंसने लगता है और कहता है कि आपकी शायद उम्र हो चुकी है और आप यहाँ पर बेकार की बातें कर रहे हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डोपोरुची अपने घर में पहुंच चुके हैं लेकिन उन्हें यहाँ पर बहुत ही अजीब तरीके का फील होने लगता है और वो नात्सुशी को यहाँ पर ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन तभी डोरियन अपने हाथ के बॉम्ब को फोड़कर इस पूरे घर को ही तबाह कर देता है। जिसके बाद डोरियन इस जगह पर गाना गाने लगता है और हम देखते हैं उसके हाथ यहाँ पर पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं लेकिन उसे इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। लेकिन डोपोरुची का शक्ल यहाँ पर पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। अब इस जगह से जाते वक्त डोरियन का मुलाकात कायोरेत्सु से हो जाता है और वो कायोरेत्सु से पूछते हैं कि तुम्हारे लिए जीत का असली मतलब क्या होता है। कायोरेत्सु कहते हैं कि किसी भी सिचुएशन पे अपने शरीर का पूरा जोर लगा देना ताकि मुझे जो चाहिए वो मुझे हासिल हो सके। लेकिन वो डोरियन से कहते हैं कि तुम हमेशा फाइट के दौरान डर्टी ट्रिक्स को यूज करते हो जिसका मतलब है कि तुम आज तक किसी भी मैच को जीते ही नहीं हो। लेकिन तभी डोरियन यहाँ पर किसी पागलों की तरह हंसने लगता है और सोचता है कि उसने कराटे को सीखने के बाद कितने सारे गलत काम को कर रखा है और इन सब के बीच में ये चीज तो भूल ही गया था कि कराटे का असली मकसद क्या होता है। जिसके बाद वो कायोरेत्सु को यहाँ पर बैटल करने के लिए चैलेंज कर देते हैं लेकिन इतने सारे बैटल्स लड़ने की वजह से कायोरेत्सु के सिर्फ एक ही मुक्के के साथ उसका खेल यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब इसके बाद डोरियन को हॉस्पिटल के लिए ले जाया जा रहा होता है लेकिन इस काम के लिए टोक्यो के आधे से ज्यादा पुलिस फोर्स यहाँ पर हाजिर हो जाते हैं। तभी एक पुलिस ऑफिसर कायोरेत्सु से पूछते हैं कि अगर ये आदमी यहाँ पर खड़ा हो जाता है तो तुम हमें प्रोटेक्ट तो करोगे ना। लेकिन तभी डोरियन यहाँ पर खड़ा हो जाता है और बाहर के नजारे को देखने लगता है और बाहर आईफिल टावर को देखने के बाद कैंडी कैंडी कह के चिल्लाने लगता है। असल में डोरियन ने अपनी लाइफ में किसी भी मैच को जीता ही नहीं है। इस बात को सुनने के बाद ये चीज उसके दिमाग के ऊपर असर कर जाता है। इस वजह से वो यहाँ पर किसी बच्चे की तरह बिहेव करने लगता है। तभी कायोरेत्सु कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें ढेर सारे कैंडी दिलाने वाला हूँ। अब गाइस जापान के अंदर इस दुनिया के 6 सबसे इम्पैक्टफुल आदमियों को बुलाया जाता है इस केस को सॉल्व करने के लिए क्योंकि ये सारे क्रिमिनल्स इन सभी लोगों के देश से ही भाग चुके हैं। अब हिवानोबु एलन से कहते हैं कि मैंने सुना है कि आप लोगों के पास एरिज़ोना में एक सीक्रेट वेपन है तो आप लोग उस चीज का यूज क्यों नहीं करते हो। लेकिन एलन कहते हैं कि ओलिवा एक मॉन्स्टर है, उसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। लेकिन इस पूरे मीटिंग के बाद वो लोग ओलिवा से ही डील करने का डिसीजन लेते हैं। अब मिस्टर मोरियो एलन के साथ ओलिविया के साथ मुलाकात करने के लिए जाने लगते हैं और रास्ते में उन्हें पता चलता है कि वो यहाँ पर आने वाले हैं। ये न्यूज ओलिविया के पास पहले ही जा चुका है। जिसके बाद वो सब लोग एरिज़ोना के स्टेट प्रिजन में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर कई सारे अलग अलग टाइप के प्रिजनियर को रखा गया है और हमें पता चलता है कि इन सारे लोगों को ओलिव ने यहाँ पर पकड़ा है। तभी एलन मोरियो से कहते हैं कि इसके बाद आपको अकेले ही जाना पड़ेगा। लेकिन मिस्टर मोरियो इसके अंदर जाने के बाद पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये जगह अंदर से किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं होता है। और तभी उनकी मुलाकात ओलिव से भी हो जाती है और इनका शरीर बहुत ही ह्यूज होता है। हम देखते हैं कि ओलिव यहाँ पर बहुत ही महंगे वाले नशे करते हैं और उसके पास दुनिया का सबसे महंगा वाइन भी मौजूद होता है। लेकिन तभी ओलिव को यहाँ पर एक कॉल आ जाता है जिसके बाद वो कहते हैं कि उन्हें अब यहाँ से जाना पड़ेगा। लेकिन रास्ते में हम देखते हैं कि दीवार पे ओलिव का एक बहुत ही बड़ा पोस्टर बना हुआ है जिसे देखकर मोरियो बहुत ही शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि कोई भी देश अपने प्रिजनियर के लिए ऐसे फैसिलिटीज कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। जिसके बाद वो सब लोग हेलीकॉप्टर से क्राइम स्पॉट पे जाने लगते हैं। अब गाइस इस जगह पे 20 लोगों को हॉस्टेज बनाया गया है और 10 पुलिस वाले उन्हें बचाने के लिए गए थे लेकिन वो सारे पुलिस वाले खत्म हो चुके हैं और उस क्रिमिनल का सिर्फ एक ही डिमांड है कि वो ओलिव से मिलना चाहते हैं। और तभी ओलिव यहाँ पर पहुंच जाते हैं और बिना कुछ कहे इस जगह के अंदर जाने लगते हैं और उन पुलिस वालों से कहते हैं कि तुम्हें अब चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि इसके आगे से मैं अकेले ही देख लूंगा। अब हमें एक पास के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर एक पुलिस वाला रिश्वत ले रहा होता है। लेकिन तभी ओलिवर उन्हें एक पंच मार के उसके हाथ पैर मुंह सारी चीजों को ही तोड़ देते हैं और ये क्रिमिनल और कोई नहीं बल्कि वही पुलिस वाला है और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है और मैं अब उन सारी चीजों का बदला लेने वाला हूँ। तभी ओलिव यहाँ पर अपने सारे कपड़ों को उतार के अपने आप को फाइट करने के लिए तैयार कर लेते हैं। तभी वो क्रिमिनल एक स्वॉर्ड को लेकर ओलिव के ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ओलिव के दिल को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर स्टील को लगाया गया है। तभी वो क्रिमिनल कहता है कि मुझे पता था कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है। जिसके बाद वो एक शॉटगन को निकाल लेते हैं और ओलिव के ऊपर फायर करने लगते हैं। लेकिन इन सारे बुलेट्स का भी ओलिव के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ओलिव के सिर्फ एक ही पंच के साथ उस क्रिमिनल का खेल यही पर खत्म हो जाता है। अब हमें बाकी के सीन को दिखाया जाता है और वो काजुओ के घर के पास पहुंच चुका है। बाकी उसे अपने घर में बुलाना तो चाहता था लेकिन डर के मारे यहाँ पर कुछ कह ही नहीं पाता है। जिसके बाद काजुओ से फिर से हक करके यहाँ पर से जाने लगती है और तेज में पता चलता है कि काजुओ भी असल में बाकी को अपने रूम में बुलाना चाहता था लेकिन उसका भी यहाँ पर हिम्मत नहीं हो पाता है। अब काजुओ के घर जाने के बाद उसको स्वागत करने के लिए उसकी मॉम भी यहाँ पर हाजिर होती है और 10 मिनट बीत जाने
जाने के बाद बाकी भी उसी घर में पहुंच जाता है और हमें पता चलता है कि बाकी और काजुए एक ही घर में रहते हैं। अब काजुए अपने रूम में जाने के बाद बाकी के बारे में ही सोच रही होती है और सोचती है कि क्या उसे बाकी के रूम में जाना चाहिए, लेकिन तभी यहाँ पर खिड़की पे आवाज होने लगता है। उसे लगता है कि ये बाकी है, इसलिए वो इस दरवाजे को खोल देती है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी नहीं होता है। लेकिन तभी पीछे से सिकॉर्स के आके उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है और मैं तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तुम्हें बस यहाँ पर चुप रहना है। और कहता है कि अगर तुम मेरे बात को समझ चुके हो तो अपनी आँख को एक बार बंद कर लो। अब काजुए अपने आँख को बंद कर लेता है, जिस वजह से सिकॉर्स के उसे छोड़ देता है। अब काजुए कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर इतना पावर है कि तुम मेरे पूरे फैमिली मेंबर्स को एक चुटकी में ही खत्म कर सकते हो, और तुम्हें देखते ही मुझे भरोसा हो गया था कि तुम इसी टाइप के इंसान हो। लेकिन एक और इंसान है जिसे मैं तुमसे भी ज्यादा भरोसा करता हूँ, और वो यहाँ पर बाकी बाकी कह के चिल्लाने लगती है। बाकी यहाँ पर आके सिकॉर्स के को बुरी तरीके से मारने लगता है और कहता है कि तुमने यहाँ पर आके अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी है, और एक और पंच के साथ मानो वो सिकॉर्स के सांसों को यहाँ पर बंद ही कर देता है। और काजुए यहाँ पर बाकी को पकड़ कर रोने लगती है। बाकी सिकॉर्स को पकड़ कर इस घर के बाहर फेंक देता है, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद देखता है कि सिकॉर्स के यहाँ पर गायब हो चुका है। और तभी हम देखते हैं कि सिकॉर्स के काजुए को लेकर कहीं पर जाने लगता है और कहता है कि इस बच्चे के साथ मुझे मजा तो आ रहा था, लेकिन मुझे इस गेम को थोड़े से अलग टाइप से खेलना है। अब बाकी काजुए के मॉम को इसके बारे में पूछने लगता है, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि जो आदमी इस घर में आया था वही आदमी काजुए को लेकर यहाँ से जा चुका है। तो गाइस आपको क्या लगता है कि बाकी काजुए को बचाने में और इतने सारे सुपर विलेंस को मारने में कामयाब हो पाएगा? और अब तो उनके ओपोनेंट में मिस्टर ओलिवर भी पहुंच चुके हैं, जिसे इस दुनिया का सबसे खतरनाक प्रिजनर माना जाता है। तो गाइस इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अगले पार्ट में मिलने वाले हैं, लेकिन उसे देखने के लिए आप लोगों को इस वीडियो पे 1K लाइक्स और मेरे इंस्टाग्राम पे 1K फॉलोअर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लेकिन अगर आप लोगों को एक सैटिस्फाइंग एनिमे देखना है जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर को एक ऑलमाइटी टूल मिल जाता है, जिसे वो किसी भी टूल में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, और इस टूल का यूज करके वो एक बहुत ही बड़े विलेज को क्रिएट कर देता है, तो आप लोग लेफ्ट वाले वीडियो को देख सकते हो, जिसे देखकर आपको श्योर ही बहुत ही मजा आएगा।